चले क्लास का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। बिहार स्पेशल में बिहार की हिस्ट्री, फिर उसके बाद ज्योग्राफी, फिर उसके बाद इकोनॉमी में हम लोग क्रमशः आएंगे। बिहार के हिस्ट्री में हम लोग शुरू होते हैं एंशिएंट से। चले बैठ जाए। अब इसमें एक चीज पहले समझ लें कि ओवरऑल हिस्ट्री एक बड़ा पार्ट प्ले करती है आपके बीपीएससी के एग्जाम में, और जो हिस्ट्री के सवाल बनते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, है ना, तो इसे आप दो अलग अलग खंडों में बांट सकते हैं। भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास। स्थिति कभी कभी बीपीएससी के पेपर में ये बनती है कि 40-45 सवाल इन दोनों से मिला के आ जाते हैं। पेपर कभी भी बीपीएससी का बैलेंसिंग नहीं होता। जिस तरह से उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर होता है कि हर सब्जेक्ट से लगभग इक्वल सवाल पूछे जाते हैं, ऐसा कुछ बैलेंस बीपीएससी के पेपर में नहीं होता। हिस्ट्री मेजर रोल प्ले करती है और उसमें भारत का इतिहास है। इस भारत के इतिहास में हमें जिन चीजों पर ध्यान देना है भारत के इतिहास के संदर्भ में, तो आप मौर्य काल तक की जितनी हिस्ट्री है, जितनी भारत और बिहार की हिस्ट्री में डिफरेंस नहीं है, और अधिकतर चीजें इतने तक से पूछ ली जाती हैं एंसेंट में। ठीक है, पुरापाषाण काल से शुरू करते हुए मौर्य काल तक की डिटेल्ड स्टडी हमारे पास होनी चाहिए। अगर वो डिटेल स्टडी है तो प्राचीन वाला सेक्शन हम मैक्सिमम निकाल ले जाएंगे। उसके बाद से आप मॉडर्न हिस्ट्री पूरी, इसकी कोई सीमा नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री पूरी अगर आप देख लेते हैं तो मैक्सिमम आपका काम चल जाएगा भारत के इतिहास के संदर्भ में। प्राचीन काल में मौर्य काल तक का पूरा इतिहास, मौर्य काल से लेके मॉडर्न हिस्ट्री तक का सरसरी निगाह से एक बार पढ़ जाए। बाकी चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रेस की जरूरत नहीं है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री वाले सेक्शन पे आप स्ट्रेस देंगे, क्योंकि इतिहास के जो प्रश्न बीपीएससी के पेपर में आते हैं वो निश्चित अलग अलग दो खंडों में करके आते ही हैं। अलग अलग दो खंडों में करके आते हैं। एक भारत का इतिहास पूरा, जिसमें वो तीनों से मिला के पूछता है, और एक में मॉडर्न हिस्ट्री अलग से, ऐसे करके पूछा ही जाता रहा है। तो मॉडर्न हिस्ट्री वाले सेक्शन को विशेष ध्यान से आप देखें, और मौर्य काल तक का सेक्शन विशेष ध्यान से देखें। बिहार के इतिहास में भी मौर्य काल तक का जो इतिहास है वो सेम रहेगा वैसे ही, है ना, यानी कि वही आपका, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। जैसा आप पढ़ेंगे वो सेम तैयारी होगी मौर्य काल तक। मौर्य काल के बाद जो इतिहास का वो बनता है बिहार के संदर्भ में, तो उसमें ध्यान दें कि गुप्त काल तक भाई पाटलिपुत्र आपका साम्राज्य के केंद्र में रहता है। गुप्त काल के बाद ये शिफ्टिंग होती है, कन्नौज जाती है, फिर कन्नौज से दिल्ली, फिर दिल्ली से आगरा घूमता रहता है। तो मौर्य काल के बाद बिहार के संदर्भ में कुछ और चीजें जो पढ़नी जरूरी है बिहार के इतिहास को लेकर के, उसमें पाल वंश, कर्णाट वंश,
चेर वंश, ये 3 अलग अलग सेक्शन बनेंगे जो हमें अलग से देखने होंगे बिहार की हिस्ट्री को लेकर के, और मॉडर्न हिस्ट्री फिर उसी तरह से पूरी। साथ में चूंकि बिहार से रिलेटेड शेरशाह वाला जो सेक्शन है, वह सेक्शन बिहार से रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न हिस्ट्री फिर बिहार के स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का योगदान, ये वाला जो सेक्शन बनेगा ये पूरा विस्तार से आपको देखना होगा। हम जो पढ़ेंगे वो भी इसी आधार पर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हम ये वाला ऊपर वाला नहीं पढ़ाने जा रहे हैं आपको, हम नीचे वाला पढ़ाने जा रहे हैं। बिहार का इतिहास हम पढ़ाने जा रहे हैं। भारत का इतिहास इससे पहले आप पढ़ चुके हैं और बहुत विस्तार से पढ़ चुके हैं। दिल्ली सल्तनत में जहां जितना संदर्भ आएगा उतना बता दिया जाएगा, बहुत ज्यादा उसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना कि ओवरऑल एक बार आप सरसरी निगाह से तो पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, जिन पर आपको स्ट्रेस देने की जरूरत है वो सेक्शन मैंने आपको बताया कि ये आपको विशेष तौर पे स्ट्रेस देने की जरूरत है इस पर, है ना। अब हम शुरू होते हैं बिहार के इतिहास को लेकर के। उसी तरह प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल, तीनों काल हम देखेंगे अलग अलग। उस काल में बिहार से संबंधित जो चीजें होंगी, सिर्फ बिहार से संबंधित हम उस पर चर्चा करेंगे, उसी पर बात करेंगे। भारत के इतिहास के संदर्भ में हम सिर्फ संदर्भ ही लेंगे, रेफरेंस लेंगे, है ना। पूरे भारत का इतिहास हम नहीं पढ़ेंगे। और आप ये ध्यान रखेंगे कि जो चीज बोर्ड पे लिखी जाती है, आवाज मेरी सुनते रहिए और हाथ आपका चलते रहना चाहिए, है ना। हम रुकेंगे नहीं कि आप उतारें, ठीक है। आवाज सुनते रहिए, चीजें समझते रहिए, साथ में लिखते रहिए। चलिए, बिहार को जानने के प्राचीन काल में हम आ रहे हैं, है ना। प्राचीन बिहार, कोई तिवारी बैग जाके और बिहार स्पेशल वन देख के रेस्टोरेंट पे जाइए। चलें, कभी भी किसी देश का इतिहास बनता है तो इतिहास को बनाने के पीछे जो तत्व होते हैं, जिन आधारों पर हम इतिहास को लिखते हैं, उन्हें हम उनके ऐतिहासिक स्रोत के रूप में जानते हैं। और बिहार को लेकर के, चूंकि आप देखें गुप्त काल तक भारत का इतिहास बिहार का इतिहास है। गुप्त काल के बाद जो सेंटर ऑफ पावर है वो शिफ्ट होता है कन्नौज की तरफ। तो गुप्त काल तक की चीजें जो है वो भारत के इतिहास और बिहार के इतिहास में कोई डिफरेंस नहीं है, आपको सेम चीजें पढ़नी है। फिर भी पर्टिकुलरली बिहार के संदर्भ की बात करें कि बिहार के इतिहास के निर्माण में जहां जहां से हमने पुरातात्विक स्रोतों की सहायता ली है या फिर हमने ऐतिहासिक स्रोतों, साहित्यिक स्रोतों की सहायता ली है, जिनके जरिए हम बिहार के इतिहास को समझ सकते हैं, उनमें जो पुरातात्विक स्रोत बिहार के इतिहास के निर्माण के मिले हैं हमारे पास, उसमें आपका जो इसमें देखें
इस धरती पे होमो सैपियंस का उदय हुआ, जिसे प्रबुद्ध मानव कहते हैं, जिनके हम लोग बच्चे हैं। वो प्रबुद्ध मानव धरती पे मात्र 40,000 वर्ष पहले आया। होमो सैपियंस सैपियंस का अभ्युदय जो होता है धरती पर, वो मात्र 40,000 वर्ष पहले होता है, और मानव खेती करना शुरू करता है 8,500 वर्ष पहले। 40,000 वर्ष से 8,500 वर्ष पहले तक, यानी ये जो पूरा कालक्रम है, अब ये जो कालक्रम है, उस कालक्रम में मानव भटकता है हर जगह। भारत के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में, ये वो समय है जब मानव पेड़ से नीचे धरती पे आया और उसके जो 4 पैर थे, उस 4 पैर में से 2 पैर फ्री हो गए। इन्हें अग्रपाद कहते हैं, जिन्हें हम हाथ कहते हैं। ये हाथ नहीं है, ये कभी पैर हुआ करते थे। तो वह समय जबकि हमारा जो शरीर है जो ऐसे था, रीढ़ की हड्डी जब हमारी उठनी शुरू हुई तो वो कहलाया होमो इरेक्टस। जब वो इरेक्ट होना शुरू हुआ तो कहलाया होमो इरेक्टस। जब उसके हाथ किसी चीज को पकड़ सके, कि दोनों पंजे थे, आगे का पंजा, पीछे का पंजा, तो गाय भैंसों के पंजे आगे वाले भी आज कुछ पकड़ नहीं सकते। हेलो 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 सर, हेलो हेलो। हाँ सर, मेरा ना थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम करा, काइंडली आप रिकॉर्डिंग में लगा दीजिए ना। रिकॉर्डिंग तो लगी हुई है भाई। अच्छा ठीक है सर, ओके। तो ये वो कालक्रम रहा है जो 40,000 वर्ष पहले से नहीं शुरू होता। यानी जो चीज आपको समझाई गई कि पहले होमो इरेक्टस था, होमो हैबिलस बना, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, शिवापिथेकस, उसके बाद निएंडरथल, ये जो प्रोसेस आया, ये 40,000 वर्ष पहले नहीं शुरू हुआ, 2.5 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ। यानी कि बंदर के इंसान बनने की जो कहानी है, वह कहानी मात्र 40,000 वर्ष पुरानी नहीं है, वो लगभग 2.5 लाख वर्ष पुरानी है। वह जो लंबा एक कालक्रम है जिसमें ये बंदर धीरे धीरे इंसान बन रहा था, उस कालक्रम को हम कहते हैं पाषाण काल। उसको हम पाषाण काल, कल आप समय से आ जाइएगा, 7:30, टेस्ट 7:30 में शुरू करेगा, कल इसको हम चेक कराएंगे। तो मानव बनने की कहानी 2.5 लाख वर्ष पूर्व शुरू होती है, जब उसके शरीर में परिवर्तन आने शुरू होते हैं। प्रबुद्धता हमारे इसकी बात है। यह भी धीरे धीरे बढ़ता है। जो आज हमारे मस्तिष्क का औसत आकार है वह 1200 से 1400 सीसी है। बंदरों का देखेंगे अभी भी इतना छोटा ही होता है ना। तो हर बंदर इंसान नहीं बना, उसमें एक बंदर जिसका ये थोड़ा ज्यादा था, उसने अपने बुद्धि का प्रयोग शुरू किया और बुद्धि के प्रयोग के कारण शरीर के प्रयोग में अंतर आया, और उस अंतर के कारण धीरे धीरे इतिहास बनना शुरू हुआ। उस इतिहास का वह काल जिसमें कि बंदर मानव बनने की तरफ था, वह काल कहलाता है पाषाण काल, जिसमें होमो हैबिलस ने अपने हाथों का इस्तेमाल करना शुरू किया। और इस हाथों के इस्तेमाल के जरिए, क्योंकि उस वक्त और कोई हथियार नहीं थे, पत्थर ही हथियार था, तो पत्थर के हथियारों से ही शिकार करके
उसने अपना जीवन यापन शुरू किया, वह एक लंबा काल है जो 2.5 लाख वर्ष पहले से शुरू होता है और ये कालक्रम 40,000 वर्ष पहले, क्या एग्जैक्ट हम जाए तो 10,000 BC तक मानव लगभग उसी फॉर्मेट में रहता है। वह पूरा फॉर्मेट पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। उस पाषाण काल में स्टोन एज है, ये स्टोन के अलावा और कोई हथियार नहीं इंसान के पास। उसी से वो जो कर ले, जो में क्या कर लेगा, जो पेड़ पे लटके हुए फल है उन्हें तोड़ के खा लेगा, जो छोटे छोटे या बड़े बड़े जंतु है उनका शिकार करके उनके मांस खा लेगा। इसके अलावा और कोई चीज नहीं थी। मांस की भी बात जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग बेसिकली शाकाहारी बनाए गए हैं। मनुष्य बेसिकली शाकाहारी है और जबरदस्ती का मांसाहारी है ना। हमारे शरीर में मांसाहार करने वाले जो अवयव होते हैं, ऑर्गेन्स होते हैं, वो ऑर्गेन्स प्रकृति ने नहीं बनाए हैं। बेसिकली हम लोग शाक पात वाले लोग हैं। तो हम लोग अभी भी कुछ बंदरों की प्रजातियां मांसाहारी हैं, जैसे औरांग-उटांग वगैरह जो होते हैं उनकी जो प्रजातियां होती हैं वो मांस खाती हैं, लेकिन मैक्सिमम बंदर शाकाहारी होते हैं। तो हम लोग उन बंदरों में से हैं। और उस काल में बिहार में यह मानव कहाँ कहाँ था, या उसके कुछ अवशेष हमें कहाँ कहाँ दिखे हैं, इसको हम समझ लें। इस पर हम बहुत विस्तार से नहीं जाएंगे, बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा कर चुके हैं इतिहास वाले सेक्शन में। ये चूंकि एक लंबा कालक्रम है पाषाण युग, तो इसे फिर 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नौ पाषाण सर, उत्तर पाषाण। पुरा पाषाण काल को 3 हिस्से में बांटा गया। हाँ, पुरा पाषाण काल को, पुरा पाषाण काल, पूरा नहीं, पुरा पाषाण काल, प्राचीन पाषाण काल जो है वो अपने आप में 3 हिस्से में बटा है। उसके बाद आता है मध्य पाषाण, उसके बाद आता है नव पाषाण। तो पुरा पाषाण कालीन एक ये पूरा हर्षवकार है ना। पूरा पाषाण काल, इसके जो अवशेष है ये एक लंबा वक्त है ना, क्योंकि मध्य पाषाण काल 8,500 BC से शुरू होता है, तो 2.5 लाख से लेके 8,500 BC तक टोटल एक लंबा कालक्रम। कितनी पीढ़ियां उसमें बीती होंगी। उसने हमें मुंगेर में भीम बांध से और गया के जेठियन की पहाड़ियों से हमें पूरा पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। भीम बांध, मुंगेर और जेठियन, ये पहाड़ी है गया में। इन 2 जगहों से हमें पूरा पाषाण कालीन उपकरण, उपकरण वो क्या है, स्टोन है ना। उनको भाई इतिहासकारों ने अलग किया है उपकरण के रूप में, वही कहा। उसके बाद से मध्य पाषाण काल के अवशेष, मध्य पाषाण काल के अवशेष हमें मुंगेर जिले से मिले हैं। और नव पाषाण काल, यही वो समय है जब इंसान ने खेती करना सीखा। तो नव पाषाण काल नियोलिथिक कहलाता है ये। इसके हमें ढेर जगहों से इसके अवशेष हमें मिले हैं, विशेष करके हमारे बगल से मिले हैं। एक जगह है चिराग, चिराग जो कि सारण में है, और एक है चेचर जो कि वैशाली में है। जेठियन,
इसके अलावा हमें इसके उपकरण, इसमें विशेष करके जो ये चिरांद है, यहां से हमें हड्डी के उपकरण मिले हैं। तो नवपाषाण काल में पत्थर के साथ जो दूसरा हथियार इस्तेमाल किया गया वह थी हड्डी, है ना। तो हमें यहां पर पाषाण एवं हड्डी के हथियार मिले हैं। इंपॉर्टेंट ये है, आपने वो कहानी सुनी होगी कि एक कोई बहुत बड़ा दैत्य था जो किसी के मारे नहीं मरता था, पूरे देवता लोग परेशान हो गए। तो प्रश्न उठा कि कौन मारे, शायद बाणासुर नाम था। तो प्रश्न आया तो ये जवाब मिला कि दधीचि यदि अपनी हड्डियां दान कर दे तो उनसे जो वज्र बनेगा उस वज्र से उसे मारा जा सकता है। तो ऋषि दधीचि ने अपनी हड्डियां दान करी, और दान करने का मतलब क्या, उन्होंने अपना प्राण छोड़ा। उनकी हड्डियों से इंद्र ने वज्र बनाया और उस वज्र से बाणासुर को मारा। इस कहानी में हमें ये चीज पता चलती है कि इंद्र या उस तरह के जो भी समय है उसमें हड्डी को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। वह चीज हमें चिरांद से मिलती है। ताम्रपाषाण काल, ये वो समय है जब इंसान ने पहली बार धातु का यूज करना सीखा, और पहली धातु जो इंसान ने यूज करी वह तांबा था। जब वो उसने तांबा का यूज किया तो भी वो पाषाण का यूज कर रहा था। भाई अभी तक हमारे घरों में वो गेहूं पीसने के लिए जांत हुआ करती थी, तो अभी तक आधुनिक युग में भी हम पाषाण का इस्तेमाल कर रहे थे। वैसी मुंगेर में मध्यकाल में, मुंगेर में मध्यकालीन उपकरण, मध्य पाषाण कालीन उपकरण, जो मध्य पाषाण काल के उपकरण थे, इन उपकरणों की खासियत थी कि हाँ माइक्रोलिथ मिलते थे, है ना। माइक्रोलिथ मतलब कि पत्थर की पपड़ी को निकाल के और उसको पत्थर पे घिस करके और तेज धार वाले हथियार बनाए जाते थे, माइक्रोलिथ कहलाते थे। तो ताम्रपाषाण काल वह समय है जब इंसान तांबा का यूज करना सीखता है। जिस वक्त शेष भारत में ताम्रपाषाण है उस वक्त उसके पैरेलल और उससे थोड़ा पहले से सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य युग आ गया है। ध्यान दें, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कब से कब तक? 2350 से 1750। ये परिपक्व जो हड़प्पा सभ्यता का 50 बीसी, 2350 से 1750 बीसी में सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता थी, और इस विकसित सभ्यता में कांसे का इस्तेमाल हो रहा था। और ठीक इसी टाइम बाकी जो शेष इंडिया है उसमें अभी कांसे का प्रयोग नहीं हो रहा था, उसमें अभी तांबे का ही प्रयोग हो रहा था। तो तांबे का प्रयोग का मतलब और कांसे के प्रयोग का मतलब क्या? जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो एक सीढ़ी आगे चल रही थी एडवांसमेंट में, है ना। वो एक सीढ़ी आगे थी। क्यों आगे थी? क्योंकि कांसा जो है वो एक एलॉय है जो तांबा और टीन को मिलाने से बनता है। तो तांबा के साथ टीन मिलाने की कला जिस वक्त सिंधुवासी सीख गए थे उस वक्त बाकी शेष भारत में अभी ये कला नहीं विस्तारित हुई थी, और उस काल को ताम्रपाषाण काल कहते हैं। और कमाल की बात यह है कि वो ताम्रपाषाण काल सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति के बाद तक, सिंधु घाटी सभ्यता का परिपक्व चरण 1750 बीसी में खत्म हो जाता है, और ताम्रपाषाण काल जो है वो हमें 500 बीसी तक दिखता है। हालांकि 1000 बीसी के आसपास इसमें एक नया इंटरवेंशन होता है, एक नए धातु के रूप में लोहा आ जाता है, तो धीरे धीरे तांबे का यूज खत्म हो जाता है ना। तो ताम्रपाषाण काल के जो उपकरण हैं
वो उपकरण भी हमें कई जगहों से मिले हैं बिहार में। इसमें राजगीर, सोनपुर, चिरांद और अंतीचक। राजगीर, सोनपुर, लेकिन ये पटना के पास वाला सोनपुर नहीं है, ये गया में सोनपुर है। चिरांद और अंतीचक जो है ये भागलपुर में पड़ता है। यहां से हमें ताम्र पाषाण कालीन उपकरणों की एक खेप मिली है। एक मतलब एक ढेर मिला है। उसके बाद से अगर मतलब अंडों की बात करें हम तो अंतीचक ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय नहीं था, है ना। मृदभांडों की बात करें तो हमें काले और लाल मृदभांड और पूर्वी उत्तर काले चमकीले मृदभांड, ये दो मृदभांड हमें मिले हैं। काले लाल मृदभांड ये हमें कई जगहों से मिले हैं, जिसमें चिरांद, अंतीचक, कोरियम, राजगीर, सोनपुर, वैशाली। चिरांद, अंतीचक, कोरियम, वैशाली और उत्तरी काले चमकीले मृदभांड, ये हमें कोरियम एक कहाँ है ये मुझे नहीं मालूम। उत्तरी काले चमकीले मृदभांड ये हाँ ये सब इसमें काले और लाल सॉरी पूर्वी उत्तरी काले मृदभांड हमें बक्सर और चिराग दोनों जगह से मिले। इसके बाद जो अन्य पुरातात्विक सोर्स हमें आगे मिलते हैं उनमें मौर्य काल के तमाम अवशेष हमारे पास है, गुप्त काल के अवशेष हैं, कुषाण काल के अवशेष हैं, ढेर सारे हमारे पास हैं। हो गया है। मौर्य काल में हमें बड़े अवशेष मिले हैं, है ना। मौर्य काल के जो अवशेष हमको मिले हैं उसमें चंद्रगुप्त के समय के दो अवशेष हमें मिले हैं, एक कुम्हरार से दूसरा बुलंदीबाग से, है ना। कुम्हरार और बुलंदीबाग। क्या क्या मिला है जी? कुम्हरार से क्या मिला है? कुम्हरार से हाँ, और बुलंदीबाग से कुम्हरार से आपको चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रासाद का और बुलंदीबाग से शहर की चार दीवारी मिली है, पटना नगर की चार दीवारी, फोर्टिफिकेशन का साक्ष्य मिला है।
ये दोनों, यानी चलिए इसको थोड़ा और इसमें सफाई कर लें। कुम्हरार से राजप्रासाद, राजप्रसाद के खंभे मिले हैं, दरअसल पूरा नहीं मिला। और बुलंदीबाग से हमें क्या मिले हैं, तो पाटलिपुत्र नगर की चार दीवारी मिली है। और ये दोनों अभी आप लोगों ने मेंस में उसको प्रैक्टिस किया है ना? ये दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के समय के हैं। अशोक के समय के तो पूरे बिहार में बिखरा पड़ा है ना भाई। अशोक के समय के जो अभिलेख हैं उसमें अरेराज, वैशाली, रामपुरवा, केसरिया वगैरह वगैरह से अशोक कालीन, लौरिया नंदनगढ़ वो भी वहीं पर है। लौरिया नंदनगढ़, ये सब जो अवशेष मिले हैं वो कहां से मिले हैं, वो बिहार से, और वो अशोक कालीन अवशेष हैं जिनमें अशोक के हमें स्तंभ मिले हैं या उनके स्तंभाभिलेख या शिलालेख हमें प्राप्त हुए हैं। वैशाली से हमें गुप्तकालीन मोहरे, गुप्त काल में आ जाए तो गुप्त काल में हमें वैशाली से एक बड़ी होड़, मतलब बड़ा हर्ड मिला है, पूरा एक निधि ही मिली है गुप्त काल के मुहरों, है ना? तो वैशाली से हमें गुप्तकालीन मुहरे मिली हैं। क्या चीज? अरेराज क्या कह रहे हैं? अशोक का है, मिला किसके समय में, ये अलग प्रश्न है। अशोक ने इन्हें बनवाया था, खोजने का काम बड़ा वो है। अब चलिए आपने पूछा तो उस पर चर्चा कर देते हैं कि कनिंघम ने फाहियान के यात्रा विवरण को आधार बनाया, है ना, कि वो कहां कहां गया। फाहियान और वेनसांग यात्रा विवरण को उसने आधार बनाया, और जहां जहां वो गए थे, मतलब अंग्रेज ऐसे ही अंग्रेज नहीं है, हाँ, जहां जहां उसने वर्णन किया है उस जमाने में, आज तो भाई आपके यहाँ सड़कें हैं, तमाम मतलब हाई फाई आपकी यातायात की व्यवस्था है, उस जमाने में कनिंघम उन हर जगहों पर गया जिसकी चर्चा वेनसांग ने की है, और उन जगहों पर जाकर उनको खोजा। और ये जितनी खोज है, एक जेम्स प्रिंसेप वाली छोड़ दें हम, तो थोड़ा पहले की है ना, उसके बाद की खोज, केसरिया स्तूप की खोज, रामपुरवा की खोज, अरेराज, इवन जो अभी आपको जेठियन की पहाड़ी आई थी, और वो गया में जो चारों अशोककालीन वो अवशेष मिले हैं, है ना, वो जो सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ की गुफा, 4 गुफाएं, उन सबको उसी ने खोजा था, कनिंघम, है ना। हाँ, उसने बकायदा उस वेनसांग के और उसके पहले फाहियान की यात्रा का विवरण का आधार बनाया, और जिस तरह से उसने यात्रा करी थी उस जगह से वो गुजरा, और गुजर करके उन चीजों को खोजा। इवन जो नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष आज आप देखते हैं, वो अवशेष हम लोग देखते थे, हमें मालूम नहीं था कि वो क्या है। तो सोच लीजिए हम लोग कितने, क्या थे, क्या कहा जाए, क्या कि नालंदा विश्वविद्यालय, और ये बहुत पुरानी भी बात नहीं थी भाई, नालंदा विश्वविद्यालय को गुजरे हुए
1198 में आता है बख्तियार, तभी की बात है, उससे पहले वो खड़ा था। और हमें नहीं मालूम था नालंदा वालों को कि यहाँ पर वो विश्वविद्यालय था। ये भी चीज, इसकी भी पहचान कनिंघम ने ही की थी। तो खोजना अलग चीज होती है, बनवाना अलग चीज होती है, दोनों के इतिहास अलग है। तो वैशाली में हमें गुप्तकालीन मोहरें मिली हैं, रजौना और नालंदा। राजौना और नालंदा, यहां से हमें गुप्तकालीन भित्ति चित्र मिले हैं, वॉल पेंटिंग। भित्ति चित्र मतलब वॉल पेंटिंग, है ना। गुप्तकालीन भित्ति चित्र हमें मिले हैं। इसके बाद अंतिचक जो जगह है, ये गुप्तोत्तर काल की बात है। हेलो सर, हेलो हाँ, हेलो बोलिए। सर, इंग्लिश में भी बोलते जाइए। जो हम लोग गुप्तोत्तर काल में आते हैं, तो हमें अंतिचक, ये वो जगह है भागलपुर के तहत जहां कभी विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो अंतिचक से हमें विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अवशेष मिले हैं। वैशाली से हमें मौखरी काल और हर्ष काल की मुहरें मिली हैं। गुप्त काल के भी, हर्ष काल दोनों। इसके अलावा हमें तमाम अन्य पुरातात्विक सोर्स मिलते हैं जिनमें अभिलेख, तमाम तरह के अभिलेख हैं। उन अभिलेखों की बात करें अगर, तो इसमें हमें नालंदा ताम्रपत्र, ये धर्मपाल का अभिलेख है। उसके बाद से नालंदा में ही और मुंगेर में, दो जगह पर, नालंदा और मुंगेर ताम्रपत्र, ये दो अलग अलग ताम्रपत्र मिले हैं जिसमें हमें दो शासकों का उल्लेख मिलता है। उनके द्वारा दी गई चीजें उसमें है। देवपाल का, दो जगह से। उसके बाद से भागलपुर ताम्रपत्र हमें मिलता है जिसमें नारायण पाल की चर्चा मिलती है।
एक अनुदान अभिलेख हमें यहाँ गोपालगंज के पास दिघवा दुबौली है, वहां से मिला है महेंद्र पाल का। दिघवा दुबौली महेंद्रपाल का अभिलेख हमें मिला है यहां से। अगर हम सिक्कों की बात करें तो आहत सिक्के, पंचमार्क क्वाइंस, आहत सिक्के ये सबसे आरंभिक सिक्के हैं जिन्हें कालशापण कहा जाता था, और ये हमें पटना और पूर्णिया दो जगहों से मिले हैं। उसके बाद से कुषाणकालीन सिक्के हमें बक्सर से मिले हैं। वास्तव में सिक्कों का जो वास्तविक जन्म होता है वो कुषाण काल में ही होता है, जहाँ पे राजाओं के नाम लिखे जाने शुरू होते हैं और उस पर कुछ लिखा जाना शुरू होता है। तो ये कुषाणकालीन जो सिक्के हैं ये हमें बक्सर से प्राप्त हुए हैं। और फिर गुप्तकालीन सिक्के ये हमें वैशाली से प्राप्त हुए हैं। बेसिकली हाजीपुर जो है वहां से हमें गुप्त काल के सिक्के मिले हैं। अब अगर हम आए साहित्यिक सोर्स पर, कि तमाम ग्रंथों में बिहार की चर्चा कैसे आती है, तो जो बिहार है ये आर्यीकरण में पीछे रहा, ऐसा इतिहास हमारा बताता है कि आर्यों के आगमन का जो क्रम है वो अफगानिस्तान, ईरान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, जो ये भूमि है आर्य की भूमि रही, इतने दूर तक आए। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार आने में इन्हें 1000 वर्षों का वक्त लगा। 1500 बीसी के आसपास ये लोग, आर्य लोग, भारत में अफगानिस्तान को पार करके पाकिस्तान और उसका जो पंजाब वाला एरिया है उस एरिया तक आ गए थे। पंजाब, भारतीय पंजाब, पाकिस्तानी पंजाब प्लस जो पूर्वी पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला एरिया है वहां तक आ गए थे। और 1500 से 1000 वर्ष, यानी कि 500 वर्षों तक, 1500 से 1000 बीसी तक ये लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक ही रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले एक मांग हवा में थी। मांग ये है, अभी चल रही है, कि जो बरेली का एरिया है, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उसको पांचाल क्षेत्र नाम रखा जाए। प्राचीन काल में वो पांचाल था, बाद में उसका नाम बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद पे झुंडा गिरने लगा। ये बाद में नाम चेंज हुए। तो अभी उत्तर प्रदेश में भाई जोगी बाबा आए हैं, तब से चीजें बदली हैं। जो उन बदलावों में से एक यह भी है कि भाई बाकी नाम आप बदल रहे हैं जबरदस्ती। मान लीजिए मुगल सराय का नाम बदल के दीनदयाल आपने कर दिया,
जहां ओरिजिनल है पहले से उसको ओरिजिनल कर दो, पांचाल क्षेत्र को पांचाल कर दो। तो ये जो एरिया है पांचाल क्षेत्र और जो आपका हस्तिनापुर का एरिया जो कुरु क्षेत्र, कुरु पांचाल क्षेत्र, यही आर्य सभ्यता का केंद्र है। और 500 साल तक आर्य इतने ही दूर में आपस में लड़ते भिड़ते गिरते पड़ते रहे। उसके बाद से आर्य जो है पूरब की तरफ चलना शुरू करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पढ़े तो भाई भारत के पूर्वी हिस्सों के बारे में कुछ कुछ सुन रखा होगा, जानते नहीं थे क्योंकि गए नहीं थे, कुछ कुछ सुन रखा होगा। उसी सुनी सुनाई बातों के आधार पर ऋग्वेद में बिहार के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया वह शब्द था कीकट और व्रात्य, है ना। ऋग्वेद में बिहार को कीकट और व्रात्य कहा गया। ये व्रात्य ने आज तक पीछा नहीं छोड़ा है, आज भी, है ना। हाँ, ऋग्वेद का ही वो काल है जो 500 वर्षों की चर्चा की है मैंने, जो कुरु पांचाल क्षेत्र में आर्य रहते हैं, वो 500 वर्षों का कालक्रम है। इसमें कीकट क्षेत्र में कोई राजा प्रेमचंद हुआ करते थे, इसकी चर्चा हमें ऋग्वेद में मिलती है। यानी कुछ कुछ कनेक्शन इस क्षेत्र से ऋग्वैदिक आर्यों का था, क्योंकि ये एरिया उनका नहीं था, इसीलिए वो बहुत कुछ नहीं जानते होंगे, इस एरिया में आए ही नहीं थे। अब जब इसके बाद वो बढ़ते हैं पूरब की तरफ, यानी हमारी तरफ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, यानी सहारनपुर से गोरखपुर की तरफ, तो धीरे धीरे वो बिहार को जानते हैं। और यजुर्वेद में पहली बार हमें विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद में विदेह राज्य का प्रथम उल्लेख। ध्यान ये रखना है कि आगे चल के ये जो विदेह राज्य है वो भारत की राजनीति में बहुत चर्चित होता है, न सिर्फ इसलिए कि ये भाई राम जी की ससुराल है, ये तो बात की बात है, ये राजा जनक के लिए चर्चित होता है। और जनक के लिए क्यों चर्चित होता है? क्योंकि जनक ही वो व्यक्ति थे जिनके संरक्षण में उपनिषदों की रचना हुई। तो भारत के सबसे विद्वान व्यक्ति वो माने जाते थे, और याज्ञवल्क्य के जैसे ऋषि मुनि भी उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो ये जो विदेह क्षेत्र है वो उस वक्त बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में जाना जाता था। तो अचानक से वह क्षेत्र जहां पर ये लोग पहुंचे नहीं है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे चल। अथर्ववेद में अब विदेह जो है, विदेह क्षेत्र का मतलब क्या हो गया कि उत्तरी बिहार, जो गंगा के ऊपर वाला एरिया है, वो नहीं, ऊपर वाला, गंगा के ऊपर वाला एरिया, हिमालय की तराई में बसा हुआ एरिया, आज की तारीख में जनकपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, ये वाला जो एरिया है। लेकिन जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं, ऐसी कोई सीमा रही होगी ऐसा हम नहीं मान सकते। ये अगली बाउंड्री है ना, उस वक्त जो सीमा बनाती होगी वो नदियां बनाती होंगी।
और उन नदियों में दो बड़ी नदियां कोसी और गंडक, जो समझिए कि ये आपकी गंगा जा रही है, इधर से गंडक आ रही है और इधर से कोसी आ रही है। इसके बीच का जो संपूर्ण एरिया रहा होगा ये किसी एक राजा के प्रभाव में रहा होगा। ये गंगा हो गई, ये आपकी गंडक हो गई और ये कोसी हो गई। तो गंडक और कोसी के बीच का संपूर्ण क्षेत्र, जैसे समझें कि आज की तारीख में जनकपुर नेपाल में, कपिलवस्तु नेपाल में, ये आज की तारीख में नेपाल में है। जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं उस वक्त न राष्ट्रवाद था न नेशनल बाउंड्री था। तो उस वक्त ये जनकपुर कपिलवस्तु जैसी चीजें सब कुछ इसी सीमा के अंतर्गत, ये सभी एरिया क्या है, हिमालय का तराई प्रदेश, इस प्रदेश में बसा थी। ये विदेह राज्य था और ये विदेह राज्य काफी चर्चित हुआ और इसकी चर्चा हमें एक जगह और मिलती है। वास्तव में ये पूर्वी क्षेत्र के आर्यीकरण का एक वो है, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में विदेह माधव की कथा मिलती है। अब ये कथा क्या कहती है कि विदेह माधव ने अपने गुरु राहुल गण के साथ मिल करके अग्नि को आगे करके पूरब की तरफ उसने बढ़ना शुरू किया। रास्ते में जो कुछ पड़ा उसे वो जलाता चला गया, लेकिन आगे नारायणी नदी पड़ी जो बहुत विशाल थी, उसे नहीं जला पाया। यानी कि आप समझें कि इससे आगे आप देखेंगे कि ये गंगा का ये है ना, कि गंगा आपके राज्य में प्रवेश करती है। इधर का जो एरिया है इसमें थोड़ा सा एरिया आपका ये वाला पड़ता है, गोपालगंज सीमांत छपरा वाला आज की तारीख में। इसके बाद का ये एरिया उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश में इधर से विदेह माधव चला, कहा था पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आर्य थे। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आर्य थे, यानी कि भाई आप लखनऊ के इधर थे, अवध के उधर, है ना। यहाँ से आगे बढ़ा और यहाँ से आगे बढ़ते हुए इसको, अब ये जब आगे बढ़ा होगा तो पहली बार ये आपके गोपालगंज सीमांत छपरा वाले में आया होगा। यहाँ आके अब यहाँ से आगे ये इसको नारायणी यानी गंडक नदी मिली होगी। क्योंकि इसका अर्थ ये है कि आग के जरिए जंगलों को साफ करके धीरे धीरे आर्य लोग पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। इसका अर्थ ये है कि अग्नि का प्रयोग करके जंगलों को साफ करके धीरे धीरे, तो ये चीज ऐसी नहीं है कि बूह करके जंगल जलता गया पीछे पीछे लोग भागे चले आ रहे हैं। अरे जंगल साफ किया, वहां कुछ लोगों ने घर बनाए, फिर आगे कुछ जंगल साफ किया। ट्राइब्स थे ये, है ना। तो ट्राइब्स जैसा आज करते हैं वैसा उस वक्त भी कर रहे थे। तो विदेह माधव की कथा जो है वो आर्यीकरण की कथा है और इसमें भी हमारे उसका उल्लेख मिलता है एरिया का। अथर्ववेद में ध्यान दें, अथर्ववेद जो कि उस काल का है जब 500 BC, यानी कि जब ये लोग विदेह तक आ गए थे, अंग मगध सब इन लोगों ने सुन लिया था। तो अथर्ववेद में हमें अंग और मगध की सर्वप्रथम चर्चा मिलती है। अब ध्यान देंगे कि शुरू में जो आर्यों का बिहार के संबंध में ज्ञान है ना, वो इस उत्तरी बिहार के संदर्भ में ध्यान दें। जब ये नजदीक आते हैं तो फिर इनको ये मगध का क्षेत्र भी मालूम चलता है कि ये वाला एरिया भी है, और फिर ये अंग का क्षेत्र भी मालूम चलता है कि ये वाला एरिया भी है। तो ये मगध और अंग के बारे में इन्हें पता चलता है कि ये एरिया भी दुनिया में है। तो उसकी चर्चा अथर्ववेद में ये लोग करते हैं।
ये अंग आज की तारीख में भागलपुर वाला एरिया है, लेकिन उस वक्त इस अंग का जो विस्तार था वो भागलपुर से लेकर के और बंगाल की खाड़ी तक था। यानी कि टोटल बंग, अंग, बंग, पुंड्र, ये सब साथ में बोले जाते थे। तो अंग के बाद बंग, अंग बंग साथ में मिला हुआ था। तो ये एरिया जो है मगध और अंग के बारे में पहली चर्चा हमें अथर्ववेद में प्राप्त होती है। अथर्ववेद की टाइमिंग जो है वो 500 BC के आसपास की मानी जाती है। यानी ये वो समय था जब कम से कम ये लोग गंगा के उत्तरी हिस्से में पूरी तरह आ चुके थे, इसके बारे में जान चुके थे। जब यहाँ पहुंचे होंगे तो पता चला होगा कि गंगा के दक्षिणी हिस्से में दो बड़े बड़े राज्य हैं जो मगध और अंग कहलाते हैं, उनके बारे में चर्चा हुई थी। सर हेलो। हाँ सर सर बंग कौन से क्षेत्र को बोलते हैं? बंग कौन सा उसमें क्षेत्र आ रहा है? बंग बंग कौन सा क्षेत्र आ रहा है? अंग जो है, अंग आज की तारीख में मुंगेर और भागलपुर वाले एरिया को बोला जाता है। लेकिन जबकि हम बात कर रहे हैं, उस वक्त इस अंग का विस्तार वहां इस भागलपुर से लेकर के और बंगाल की खाड़ी तक माना जाता है ना, पूरा अंग क्षेत्र था ये। इसके बाद से कुछ और सोर्सेस हैं हमारे पास। ये तो शुरुआती सोर्सेस हो गए। सर्वप्रथम बिहार शब्द, देखिए बिहार शब्द और बिहार का राज्य के रूप में उल्लेख दो अलग अलग चीजें हो गई है ना। बिहार शब्द का उल्लेख तो बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। आपका प्रश्न क्या है? बिहार का उल्लेख कि बिहार एक प्रांत के रूप में बिहार का उल्लेख? बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख तो भाई बौद्ध ग्रंथ में मिलेगा क्योंकि उन्हीं लोगों ने बनवाया। शतपथ ब्राह्मण, लेकिन वो बिहार, ये बिहार नहीं है, समझिए। हाँ वो बिहार है। ये बिहार शब्द जो है, बिहार का एक प्रांत के रूप में सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो तबकाते नासिरी में मिलता है ना। एक प्रांत के रूप में बिहार का पहला उल्लेख तबकाते नासिरी मिनहाजुद्दीन सिराज की रचना है। हाँ नहीं कंफ्यूज मत होइए। बिहार एक बौद्ध मठ हुआ करता था, ठीक है। तो मठ के रूप में बिहार की चर्चा तो वो शतपथ ब्राह्मण में हो सकती है, लेकिन प्रांत के रूप में बिहार की चर्चा, बात समझ में आई? मठ के रूप में बिहार की चर्चा वो शतपथ ब्राह्मण में। एक प्रांत, एक सूबा, स्टेट के रूप में बिहार की चर्चा पहली बार तो तबकाते नासिरी मिनहाजुद्दीन सिराज। क्लियर है? लिखा भी है कि बिहार के संदर्भ में हाँ बिहार के संदर्भ में ये शतपथ ब्राह्मण में जो जानकारी हो, मैंने विदेह माधव वाली कथा बताई ना। हाँ बिहार क्षेत्र के बारे में, तो बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख वहां पे नहीं है, ध्यान दें। वहां पर क्योंकि उस वक्त बिहार नामक कोई क्षेत्र था ही नहीं। जब शतपथ ब्राह्मण लिखा गया तब बिहार नामक कोई क्षेत्र नहीं था, इसलिए शतपथ ब्राह्मण में चर्चा है, विदेह की चर्चा है, यानी जनकपुर वाले एरिया की चर्चा है जो मैंने अभी आपको बताया। बात समझ में आ रही है? और शतपथ ब्राह्मण जब था तब गौतम बुद्ध भी नहीं थे, इसलिए बिहार भी नहीं था। गौतम बुद्ध उसके बाद की पैदाइश है, तो उस वक्त मठ के रूप में बिहार भी नहीं था। अब आर्यों में ना कोई मंदिर था, ना मठ था, ना आश्रम। आश्रम होते थे, मंदिर वगैरह होते नहीं थे। तो बिहार की चर्चा, उसको कंफ्यूज मत होइए, लिखने वाले कुछ भी लिख देते हैं। इस वक्त शतपथ ब्राह्मण में जिस बिहार की चर्चा है वह बिहार नारायणी के आगे खत्म हो जाता है।
वही विदेह माधव की कथा वाली जो चीज मैंने आपको बताई, विदेह माधव कहता है कि नारायणी में आके अग्नि पूज गई थी कि नारायणी को नहीं जला पाई। तो गंडक तक की चर्चा है। और आगे के ग्रंथों में भी जो चर्चा मिलती है वो विदेह के बाद अंग और मगध की मिलती है, किसी बिहार प्रांत की चर्चा नहीं मिलती। प्रांत के रूप में बिहार की चर्चा पहली बार मिन्हाजुद्दीन सिराज के तबकाते नासिरी में मिलती है। क्लियर रहिएगा। अरे जी कि एक जैन ग्रंथ है भगवती सूक्त, है ना? उस भगवती सूक्त में हमें दो विशिष्ट जानकारियां मिलती हैं। एक तो 16 महाजनपदों का प्रथम उल्लेख, अगर ये प्रश्न हो, देखिए 16 महाजनपदों का उल्लेख दो किताबों में, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूक्त। अगर ये प्रश्न हो कि 16 महाजनपदों का प्रथम उल्लेख इन दोनों में से किसमें, तो जवाब होगा भगवती सूक्त में, है ना? तो पहली चीज कि यहाँ पे 16 महाजनपदों का प्रथम उल्लेख, और दूसरी एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो भगवती सूत्र से इतिहास के दृष्टिकोण से मिलती है वो ये है कि वैशाली के विरुद्ध अजात शत्रु ने जो कुछ विशिष्ट आधुनिक यंत्रों का प्रयोग अपने समय के हिसाब से किया था, रथमूषल और महाशिला कंटक, उनकी चर्चा हमें इसी में नहीं। तो रथमूषल महाकुंड लिख दे तो हो जाएगा ना, समझ में आ जाएगा ना। रथमूषल एवं महाशिला कंटक की चर्चा, ये कहाँ आया था याद रहेगा ना, मतलब ये लिखने की जरूरत नहीं है ना। भगवती सूत्र में आया, ये कहाँ यूज हुआ है? वैशाली में, वैशाली के विरुद्ध अजातशत्रु ने युद्ध किया था। तो उसमें ये जो हम बार बार लिखते हैं और पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं कि वैशाली में अजातशत्रु ने अपने समय का सबसे इंपॉर्टेंट हथियार इस्तेमाल किया था, आधुनिक उस समय का आधुनिक। बाहुबली में जो नहीं दिखता ऐसे फेंकता है पत्थर, वही है महाशिला कंटक। रथमूषल वो टूटता था आदमी को, रथ से लगा हुआ, वही रथमूषल आगे थोड़ा दिखाया गया है इम्प्रोवाइज्ड रूप में बाहुबली में। उसके अलावा एक बड़ी बिहार को जानने का एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो इंडिका है मेगास्थनीज का, और मौर्य काल के बारे में जानकारी का ऑथेंटिक सोर्स है। और उसमें एक चीज है जो मैं अभी कोट करना चाहता हूं, करंट से उसको जोड़ना चाहता हूं, कि उसमें एक चर्चा आई। चर्चा ये है कि बिहार में चींटियां सोने के कण निकालती थी, इसकी चर्चा आई है। अभी आपने सुना होगा कि बिहार में कहीं पर बड़ा सोने का भंडार मिला है, जमुई में कहा, सब याद कराए थे क्लास में और उसको कनेक्ट भी कराए थे। करमटिया गांव, हाँ, सोना ब्लॉक, सोनहा ब्लॉक, करमटिया गांव, हाँ। तो ये उस वक्त ही हम बताए थे आप लोगों को जब क्लास चल रही थी कि देखिए ऐसे इसको कनेक्ट कर लीजिएगा, सारी चीजें जुड़ जाएंगी। करमटिया गांव में जो सोने का खदान पता चला है वो दरअसल चींटियों के जरिए ही पता चला।
मतलब उस वक्त, हाँ उस वक्त मेगास्थनी ये बोल के गया है कि यहाँ चींटियां सोना ले जाती हैं, वही वाली चींटी हैं भाई। चींटियां अंदर तक घुस जाती हैं, साथ में कुछ लेके आई तो सोने के चमकते कुछ कण दिखाई पड़े। हाँ तो नहीं, ये भाई पीली धातु है, वो एक भी होगा तो चमकेगा, चमकेगा तो इसी से पता चला है। उसके बाद उसका बाकी वो किया गया है, एक्सप्लोरेशन करने का काम चल रहा है। तो ये चीज यहाँ पर है। अब जो आते हैं हम, ये कुछ सोर्सेस थे जिसके बारे में हमने जानकारी ली। अब जो बिहार के शुरुआती राज्य हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लें। चूंकि बिहार पहले आर्यों के क्षेत्र में था और अचानक से बिहार छाता चला जाता है मगध साम्राज्य के रूप में सब पर, और भारत के आर्यीकरण को लीड करने लगता है। शुरू में इन आर्यों की नजर में हम लोग व्रात्य थे, तो व्रात्य कहकर के संबोधित किया गया, और संबोधित न कर ले ये कहें कि उपेक्षित किया गया। जो उस वक्त के महाजनपद, जनपद जब महाजनपद के रूप में कन्वर्ट होने शुरू हुए तो 3 महाजनपद बिहार में, और सर बोर्ड थोड़ा सा टेढ़ा दिखाई दे रहा है। हेलो, बोर्ड पूरा नहीं दिखाई दे रहा। देखिए ठीक करिए तो अब ठीक है। यस सर। ये मान लें आपका बिहार है, थोड़ा और इधर से जाएगा। अब ध्यान देखिए, ये बीच से आपके गंगा नदी प्रवेश करती है, और फिर इधर से निकल जाती है। अब उस वक्त का जो एरिया है, ध्यान से समझें कि इधर अभी आपको बताया गया कि इधर से गंडक है और यहां से कोसी, ये 2 बड़ी नदियां इधर से, एक नदी इधर से प्रवेश करती है जो सोन कहलाती है। ये 2-3 बड़ी बड़ी नदियां हैं। अब इसमें जो उस वक्त के 3 बड़े राज्य बनते हैं, उसमें एक ये पूरा क्षेत्र है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि गोपालगंज, सीवान, छपरा जो ये आपका एरिया है वो बिहार में ही था कि नहीं था, क्योंकि प्राचीन काल में नदियां ही सीमा बनाती थी, तो ये उत्तर प्रदेश का भाग रहा होगा उस वक्त के हिसाब से। ये जो क्षेत्र है आपका, ये संपूर्ण क्षेत्र वज्जी संघ के रूप में जाना जाता है ना। संपूर्ण संघ जो है ये कहलाता था, ये पूरा एरिया वज्जी संघ, यही वो एरिया है जिसमें कि नेपाल की तराई में जुड़े हुए छोटे छोटे 8 गणराज्यों ने मिलकर के अपनी एक संयुक्त शासन व्यवस्था बनाई। इन 8 गणराज्यों में भाई एक जो सबसे बड़ा था और सबसे प्रभावशाली था वो लिच्छवी था, लिच्छवी का गणराज्य। उसी में हाँ सबसे प्रभावशाली भी, सबसे इज्जती भी, है ना। तो लिच्छवी इसी का पार्ट था। यात्रिक कुल जिसमें कि महावीर का जन्म होता है वो इसी का हिस्सा था। हाँ
कपिल वस्तु के शाक्य थे वह भी इसी के अंतर्गत आते थे। तो ये पूरा जो एरिया है और विदेह जनपद जो पूरा का पूरा है वह भी एक गणराज्य ही था, है ना। सीताजी को वैदेही भी कहा जाता है। हाँ, विदेह में थी इसीलिए वैदेही कहा जाता है, विदेह की पुत्री थी इसलिए वैदेही। हाँ, तो तमाम जो एरिया वज्जी संघ में थे, ध्यान दें कि छोटे छोटे गणराज्य थे जिसमें लिच्छवी, विदेह या इसे मिथिला कह लें, मिथिला कहें या विदेह कहने की बात है। मिथिला के विदेह थे और कुंडग्राम के ज्ञात्रिक, इसी में यहाँ पर नेपाल के आसपास में कपिलवस्तु के शाक्य भी हुआ करते थे। ये एक ढीला ढाला संघ था और इन संघों में आपस में समवाट लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक व्यवस्था थी। राजतंत्र यहाँ नहीं थे, छोटे छोटे एरिया थे, छोटे छोटे लोग थे। अभी एक जो किताब आई है अमीश त्रिपाठी की, जिसमें सी वाला नहीं राम का उनका सीरीज आया है, उसमें सीता पर जो एक अलग से सीरीज है, हाँ सीता द वंडर, उसमें आप देखिएगा विदेह को जो उन्होंने चित्रित किया है वो एक गणतंत्र के रूप में ही चित्रित किया है ना, राजतंत्र के रूप में नहीं, गणतंत्र के रूप में ही चित्रित किया है। तो ये वज्जी संघ था जो 8 छोटे छोटे संघों से मिलकर बना था। कहा यह गया है कि शासन चलाने के लिए एक परिषद थी, जिस परिषद में 7,707 राजा थे, यानी एमपी टाइप का होता होगा, 77 लोग मिल करके और चलाते थे। और फिर इन 8 का एक अपना समिति थी, तो 8 संघ थे, एक राजा होते होंगे या जो भी शासक होता होगा, उनकी एक समिति थी जो मिल करके शासन चलाती थी। और गौतम बुद्ध की मृत्यु के समय तक ये बहुत मजबूती से खड़े रहते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु के 3 साल बाद अजात शत्रु अटैक करता है और अटैक करके वज्जी संघ पे पूरा कब्जा करता है। इसमें जो लिच्छवी संघ है इसी की राजधानी वैशाली हुआ करती है ना। ये जो वैशाली है या लिच्छवी है, इस वक्त का सबसे प्रतिष्ठित खानदान था और आगे चलकर, बहुत आगे चलकर, क्योंकि हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं 6th सेंचुरी बीसी की है, और 4वीं शताब्दी में जाकर के समुद्रगुप्त अपने सिक्के पर लिखवाता है लिच्छवी दौहित्र। तो बीच में समय हुआ 700 वर्ष, 6th सेंचुरी बीसी का ये समय है जब हम चर्चा कर रहे हैं। और 4वीं शताब्दी में समुद्रगुप्त, 4वीं शताब्दी के अंत में, तो इतने समय तक इस राजवंश की प्रतिष्ठा इतनी रही, ये सब कुछ बीत गया, तो 700-800 साल हो गए बीच में, कि समुद्रगुप्त अपने सिक्कों पर लिच्छवी दौहित्र लिखवा के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। ये इस वैशाली में इस लिच्छवी सरदार की एक बहन थी चेटक, जिनका नाम था त्रिशला, और त्रिशला के ही पुत्र थे महावीर। वैशाली की एक परंपरा थी कि वैशाली की जो सबसे खूबसूरत लड़की होती थी वो किसी एक व्यक्ति की वधू नहीं बन सकती थी, तो वो पूरे नगर की वधू कहलाती थी। तो जो सबसे खूबसूरत लड़की थी उसकी जान आफत में थी, क्योंकि वो किसी एक से शादी नहीं कर सकती थी, पूरे शहर का मन बहलाना था उसको। तो वहां पे नगर वधू की घोषणा की जाती थी
वैशाली की एक वैसी ही नगर वधु थी जिसका नाम था आम्रपाली या अम्बपाली। आम्रपाली के बारे में ये कहा जाता है, भाई नगर वधु है तो खूबसूरत तो होगी, है ना, कि अजात शत्रु को आम्रपाली से प्रेम था और अजात शत्रु ने आम्रपाली को ही पाने के लिए वैशाली पर अटैक किया, वैशाली को जीत लिया। शायद कभी भेंट मुलाकात भी हुई होगी, लेकिन वैशाली की इधर अजात शत्रु के पहले गौतम बुद्ध से मुलाकात हो गई, उसने अपना वो वाला आश्रम छोड़ दिया और गौतम बुद्ध वाले आश्रम में चली गई। हाँ? इस पर आचार्य चतुर्सेन की एक पूरी किताब है वैशाली की नगर वधु, एक रामवृक्ष बेनीपुरी की किताब है अम्बपाली करके नाटक। अजात शत्रु का क्या होता है, वो जो सबका होता है। हाँ? तो लिच्छवी से जुड़ी हुई ढेर सारी कहानियां। लिच्छवी के बाद विदेह की बात करें अगर, तो विदेह यानी जनकपुर वाला एरिया, इसमें कहा जाता है कि सूर्यवंशियों का शासन था। इक्ष्वाकु के पुत्र निमि विदेह ने इसकी स्थापना करी थी और इस वंश के जो दूसरे राजा थे मिथि विदेह, उन्होंने मिथिला की स्थापना की, मिथि से मिथिला। और इस वंश के 25वें राजा थे शीरध्वज जनक, है ना, यानी विदेह इन लोगों की टाइटल थी, है ना, शीरध्वज जनक विदेह। इन्हें ही कोई लड़की मिली जो किसी कृषि प्रक्रिया के दौरान खेत में पाई गई, उसको इन्होंने पाला पोसा और पाल पोस के बड़ा किया, जो सीता कहलाई, जिनकी शादी श्री राम से हुई। और इसीलिए कहा जाता है कि पूरी रामायण खत्म हो गई लेकिन ये पता नहीं चला कि सीता जी किसकी बेटी। वही तो बात है। हाँ है सीता रावण की पुत्री थी। ऐसी मान्यता है कि वदंती है कि रावण ने सभी ऋषियों का जो खून है वो एक एक बूंद इकट्ठा किया और उसे ले आकर के वहीं खेत में गाड़ दिया और उसी खून से वो बच्ची बनी थी। नहीं, ये वहां है ना। तो अब ये चीजें हमारे उसमें नहीं आएंगी क्योंकि हमारे डिस्कशन का वो पार्ट नहीं है ना। अध्यात्म की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, बिहार की तरफ रहिए, है ना। तो इसमें जो वही उनकी दत्तक पुत्री कह लें, अपनी पुत्री नहीं थी, दत्तक पुत्री थी सीता, किसी से इन्होंने गोद लिया था और वह सीता ही आगे चल करके नहीं हमारी प्रेरणा का स्रोत बनती है। इसके बाद से जो दूसरा एरिया है मगध, पटना, गया और शाहाबाद वाला टोटल एरिया, यानी कि ये टोटल है ना, इसमें बीच में सोन था, इधर का एरिया भी और इधर का एरिया भी, ये टोटल एरिया कहलाएगा मगध। और इसके बाद का जो ये एरिया है मगध के बाद का, आज की तारीख में जो हम गया कह रहे हैं, तो गया का अर्थ औरंगाबाद, जहानाबाद सब, है ना, गया पहले से फेमस है, ये सब बात हुई। तो ये पूरा एरिया मगध कहलाता था और ये एरिया इसके बाद वाला है ये अंग कहलाता था। मगध वो जगह है जहां से कि भारत में साम्राज्यवाद का जन्म होता है। मगध की पहली चर्चा अभी आपको बताया गया था कि मगध की पहली चर्चा कहाँ मिलती है, अथर्ववेद में मगध की पहली चर्चा मिलती है ना। अब जो मगध है, ध्यान दें, ये जो प्रश्न है
कि मगध की पहली चर्चा कहाँ मिलती है, ये बिहार में ही नहीं पूछा गया। लगभग सभी पीसीएस परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि मगध की प्रथम चर्चा किस ग्रंथ में मिलती है। ठीक है, अब ध्यान दें कि जो मगध है, अगर हम शुरुआत से इसकी बात करें तो शुरू में इसकी राजधानी गिरिब्रज। अब इसकी राजधानियों में बड़ा परिवर्तन आया और इससे प्रश्न आते हैं तो उसको एक ही साथ देखिए। पहली जो राजधानी है ये यहां लिख रहा है, एक नंबर पे राजधानी है जिसका नाम है गिरिब्रज, या इसी को ध्यान दें, गिरिब्रज को ही एक और नाम दिया गया, नाम था वसुमती। गिरिब्रज या वसुमती, या एक और नाम इसकी चर्चा मिलती है कुशाग्रपुर, नहीं कुशाग्रपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र। हाँ, ये तीनों जगह आधुनिक रूप से क्या है, राजगीर। तीनों जगह आधुनिक रूप से राजगीर है। ये कब हुए, तो भाई बिंबिसार के समय तक। दरअसल जो यहाँ का प्रथम पौराणिक राजवंश है वो बृहद्रथ राजवंश है। पुराणों में जिसकी चर्चा मिलती है मगध के प्रथम राजवंश की, ये चेदी राज वसु के पुत्र बृहद्रथ ने इसकी स्थापना करी थी। इसी वंश का जो सबसे प्रतापी राजा था वो जरासंध था, जिसके पुत्री की शादी कंस से हुई थी, है ना। और इस जरासंध को भीम ने बीच से टंगड़ी फाड़ के मारा था, है ना। इसे टंगड़ी फाड़ना कहते हैं। तो ये जो स्थितियां थी ये ऐतिहासिक रूप से इस वंश की कोई चर्चा हमारे पास नहीं है, पुराणों में चर्चा है। ऐतिहासिक रूप से जो पहला वंश हमारे सामने आता है वो तो हर्यंक वंश है। हर्यंक वंश में, और हर्यंक वंश का पहला राजा बिंबिसार, बिंबिसार के समय की राजधानी है, चाहे तो बगल में कहीं लिख लें, बिंबिसार के समय की राजधानी है ये। अब बिंबिसार ने क्या किया कि बिंबिसार के समय में इस मगध का विस्तार शुरू हुआ। दरअसल बिंबिसार के पिता को अंग का एक राजा था जिसका नाम था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त ने मार दिया, बस बिंबिसार गुस्सा गया, बाप को मार दिया। बस इसने अटैक किया, अटैक करके ब्रह्मदत्त को मार दिया और अंग पे कब्जा कर दिया। तो पहले राजधानी थी आपकी राजगीर में या गिरिब्रज में, जो कह लो। अब आपका एरिया बड़ा हो गया, राजधानी परिवर्तन की जरूरत हो गई। तो ध्यान दें कि अजात शत्रु जब आया तो 2 नंबर, अजात शत्रु जब आया तो उसके सामने किसे जीतना था। तो जाहिर सी बात है कि जब इधर जीत लिया तो बाकी ये बचते हैं, है ना। और जब ये बाकी बचते हैं तो अब इन्हें जीतना था। अब इनको जीतने के लिए मान लीजिए कि राजगीर की स्थिति कहाँ पड़ेगी, पटना नालंदा यहाँ के आसपास पड़ेगी, है ना, लगभग यहाँ के आसपास पड़ेगी। अब यहाँ से इनको मॉनिटर कर पाना संभव नहीं था, तो इसने गंगा और सोन के संगम पर, है ना,
यहाँ पर एक गांव था जिसका नाम था कुसुमपुर। इस गांव में इसने अपनी सैनिक छावनी डाली। ध्यान दें, शुरुआत कहां से होती है? अजात शत्रु से। आमतौर पे राजधानी परिवर्तन में किसका नाम आता है? उदयन का, है ना? और राजधानी परिवर्तित किया भी उसी ने था, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अजात शत्रु ने पहले यहाँ पे कैंटोनमेंट एरिया बनाया, ठीक है? जैसे दानापुर आज कैंटोनमेंट एरिया है, वैसे ही वहां पे उसने सैनिक छावनी डाली। तो यहां से ये गांव अब धीरे धीरे शासन के केंद्र में आना शुरू हुआ और ये काम शुरू हुआ ताकि वज्जी संघ को जीता जा सके। तो अजात शत्रु ने कुसुमपुर में सैनिक छावनी डाली। अजात शत्रु ने कुसुमपुर, या इसका एक और नाम था पाटलीग्राम। पाटलीग्राम में सैनिक छावनी बनाई। लेकिन राजधानी परिवर्तन नहीं हुआ अजात शत्रु के समय, ये ध्यान रखें। तो उदयन के समय जब इसका बेटा आया तो बेटे ने राजधानी परिवर्तित कर दी। उदयन ने राजधानी पाटलिपुत्र कर दिया। पाटलीग्राम से ये पाटलिपुत्र हो गया, पाटलिपुत्र कर दिया। और इस तरह से पाटलिपुत्र सत्ता के केंद्र में आया। शिशुनाग जब शासन में आया तो बेटा में शिशुनाग जब शासन में आया तो शिशुनाग के समय तक स्थिति क्या थी कि भाई अजात शत्रु वज्जी संघ को जीत चुका है। हाँ, पाटलीग्राम, है ना? वही पाटलीग्राम जो है आगे चल के पाटलिपुत्र बनता है ना? तो जब अजात शत्रु जाता है तब तक वज्जी संघ भी उसका हो गया रहता है, यानी अब मगध इधर भी है और इधर भी है। तो जब शिशुनाग वंश का शासन आता है तो शिशुनाग राजधानी को परिवर्तित करता है, और वो राजधानी अब वहां से हटा करके वैशाली लेके जाता है। तो शिशुनाग के समय में राजधानी वैशाली चली गई। इसके बाद शायद वैशाली जाकर के शिशुनाग और उनके वंशजों को लगा कि गंगा के उस पार बैठ के इस पार को कंट्रोल करना संभव नहीं। भाई आज की तरह महात्मा गांधी सेतु नहीं था ना, समझिए। वो भी महात्मा गांधी सेतु बना तो हरदम एक पैर ही रहता है, पैरालाइज ही रहता है। कुछ दिनों तक दोनों साइड चला। तो शिशुनाग के समय राजधानी वैशाली हुई, लेकिन कालाशोक ने फिर इसे क्या किया? वापस शिफ्ट कर दिया पाटलिपुत्र, है ना? अब इसके बाद पाटलिपुत्र सत्ता के केंद्र में बना रहता है, और ये शिफ्टिंग इसके बाद से सीधे अब पूरा मौर्य काल, गुप्त काल, हर्ष काल में आकर के राजधानी यहाँ से कन्नौज शिफ्ट होती है, और फिर कन्नौज की बाद से गढ़वालियों के समय में दिल्ली चली जाती है, और दिल्ली के बाद दिल्ली ही रुक जाती है। तो सत्ता का केंद्र यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। अभी कल या परसों मैं इसी चीज को पढ़ रहा था कि
1602 में पटना की जनसंख्या 2 लाख है। मेरे दिमाग में आया कि सोचिए कि हम लोग कितने धीमे हैं। 1602 में कहीं मुझे मिला था डिस्क्रिप्शन की पटना की जनसंख्या 2 लाख, आज 2022 चल रहा है, पटना की जनसंख्या 11 लाख के आसपास है। 11 करोड़ कहाँ होगा, 11 लाख। पटना 50 लाख, 50 लाख। दीवान डिस्ट्रिक्ट का होगा। पटना शहर की जनसंख्या 50 लाख से नीचे नहीं है, 40 लाख से ऊपर वाले में नहीं आता नहीं भाई, वो डिस्ट्रिक्ट की जनसंख्या है। पटना शहर की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर वाले शहर में है, 40 लाख से ऊपर वाले में कैटेगरी में नहीं है। तो 1602 से अब तक उसकी जनसंख्या 2 लाख से 10 लाख, बस 5 गुना बढ़ी। तब से अब तक भारत की जनसंख्या कई गुना दिख पा चुकी है। समझिए कितना धीमा रहा है। जब सत्ता का केंद्र आपके हाथ से खिसक के कहीं दूसरी जगह चला जाता है तो उस क्षेत्र का विकास रुक जाता है। वही चीज पटना के साथ भी। आगे इसका भाग्य खुला 1541। 1541 में शेर शाह ने पाटलिपुत्र का नाम बदला और पटना किया। उसी के समय पाटलिपुत्र क्या होता है, पटना बनता है और बिहार की राजधानी, भारत की राजधानी के लिए कभी बनना नहीं। हाँ, शेरशाह पटना को बिहार की राजधानी बनाता है। फिर एक बार इसका भाग्य फिर पलटा खाता है भाई। उसके बाद शेरशाह आया भाई 1545, 1550, 55 तक खानदान। फिर मुगल आ गए। मुगल आ गए तो उसके बाद से बिहार फिर उसी तरह से अप डाउन चलता रहा। जैसे जैसे मुगल सूबेदार आते अपनी राजधानियों को बदलते रहते, पटना फिर उपेक्षित। 1702 में फिर एक बार इसके भाग्य ने पलटा खाया। 1702 में औरंगजेब ने अपने नाती पौत्र अजीम को यहां का सूबेदार बना के भेजा। शाहजादा अजीम ये जब आया तो इसने उस वक्त 1 करोड़ रुपया पटना के सौंदर्यीकरण पर फिर से इसे रिकंस्ट्रक्शन में खर्च किया और तब इसका नाम बदल के अजीमाबाद कर दिया। अजीमाबाद कर दिया। लेकिन इसमें क्या है कि आप जो नाम बदलते हो वो नाम चलेगा कि नहीं चलेगा, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपका अपना नाम कितना है। समझिए, आपका अपना नाम, यानी कि शेरशाह ने जो नाम रखा, शेरशाह का नाम बड़ा है, पटना चला, अजीमाबाद चल नहीं पाया क्योंकि उसके बाद मुगल ही चल नहीं पाए, है ना। तो आप जो करते हो इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े हो, जनता आपको याद कितना रखेगी। तो अजीमाबाद को जनता याद नहीं करती, है ना। रेफरेंस के लिए जैसे पढ़ रहे हैं हम लोग जान लेंगे, बिहार के कितने लोग जानते हैं कि पटना का नाम अजीमाबाद, लेकिन पटना पटना है क्योंकि भाई बिहार से पैदा हुआ एक शख्स जो आगे चल के भारत का सम्राट बनता है, उसके द्वारा दिया गया नाम पटना है। हाँ हाँ, ये आपके पटना की कहानी हुई। इसके बाद जो तीसरा सेक्शन है अंग का, तो वर्तमान में मुंगेर भागलपुर वाला एरिया, ये वही अंग है जिसे महाभारत काल में दुर्योधन ने कर्ण को दिया था, अंग नरेश बनाया था। ये वो अंग है जो उस वक्त
इधर आपके राजमहल की पहाड़ियों से लगभग शुरू होते हुए और बंगाल की खाड़ी तक का जो एरिया बनता है वह टोटल एरिया, जिसमें पूर्णिया से लेकर पुरुलिया तक इधर का टोटल एरिया वो अंग क्षेत्र में आता था। यहाँ का प्रसिद्ध राजा ब्रह्मदत्त था, जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा की थी कि ब्रह्मदत्त ने बिंबिसार के पिता को मार दिया, बिंबिसार ने अटैक किया। बिंबिसार द्वारा या मगध द्वारा पहली बार अटैक करके किसी देश को जीतने का, किसी जनपद को, महाजनपद को जीतने की ये पहली कोशिश थी, जिसमें कि बिंबिसार सफल हुआ और इस तरह से अंग और मगध का विलय हो गया। ये आपकी अंग की कहानी हुई। चलिए, 11:15 हो रहा है, जाइए आप लोग खा पी लीजिए, ठीक है। और पुनः 12:30 में आप लोग यहाँ उपस्थित होंगे, ठीक है।